हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनि आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनि केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, अब हम शुरू करेंगे 10th प्रिंसिपल, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन में क्या दे रखा है? केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइंड सो दैट, मतलब जो केमिकल प्रोडक्ट है वो हमें इस तरीके से डिजाइन करना है सो दैट एट द एंड ऑफ देयर फंक्शन, मतलब कि उसका जब फंक्शन खत्म हो जाए, मतलब हर केमिकल जब हम बना रहे हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन है, तो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ दियर फंक्शन, जब उसका फंक्शन खत्म हो जाए उसके बाद दे ब्रेक डाउन इनटू इनोक्यूअस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब उसका फंक्शन खत्म हो जाए, जो भी केमिकल प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं जब उसका फंक्शन खत्म हो जाए, तो वो क्या होना चाहिए कि सिंपल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिग्रेड हो जाना चाहिए या डिसोसिएट हो जाना चाहिए। इनोक्यूअस डिग्रेडेशन, इनोक्यूअस का मतलब जो डिग्रेड होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्रोडक्ट के वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेसर नॉन हार्मफुल होने चाहिए प्रोडक्ट, एंड डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में परसिस्ट नहीं रहने चाहिए या एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम कोई केमिकल डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमको इस बात का ध्यान रखते हुए डिजाइन करना है कि वो केमिकल जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब जितने समय तक उसका काम है या उसका जो भी फंक्शन है जितने समय के लिए है उतने समय तक वो एग्जिस्ट करे, उसके बाद क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए इनोक्यूअस सिंपल प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, टूट जाए। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी बड़े मॉलिक्यूल का या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिग्रेड होना, इसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट में परसिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर लंबे समय तक कोई मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मैंने दे रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। देखिए, होता क्या है, एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन का मेन रोल है या जो डिग्रेडेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो आपके जम्स कह लो, आप बैक्टीरिया कह लो, वायरस कह लो, ETC बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर मेन बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन टर्म काम में आती है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब जिनका साइज बहुत कम होता है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बैक्टीरिया कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि जो आपके डिग्रेडेशन का प्रोसेस है एनवायरनमेंट में या नेचुरल प्रोसेस जो डिग्रेडेशन का है, वहां पर क्या होता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट कर देते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे टर्म पूछी जाती है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोबियल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। इसके बाद देखिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं। हमने क्या कहा कि ऐसे हमको प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं जो कि एनवायरनमेंट में परसिस्ट ना करें और जो डिग्रेडेबल हो। लेकिन कई हमने एग्जाम्पल ऐसे देखे जो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री में हमने देखे कि जो क्या है डिग्रेडेबल नहीं थे और वो क्या है एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ मैंने ले रखे हैं, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड होता है, इस पर बैन लग गया है। क्यों बैन लग गया है? क्योंकि ये आपके नॉन डिग्रेडेबल है। अब ये नॉन डिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहेगा और इसके फिर हार्मफुल इफेक्ट्स भी थे, ठीक है, तो इस पे बैन लग गया है। CFC आप सब जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी क्या होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है और ओजोन डिप्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद प्लास्टिक्स, जो सिंपल प्लास्टिक्स आप यूज करते हो जैसे पॉलीथीन हो गया, ETC, तो वहां पर क्या है वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। तो वहां पर क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है मतलब वो प्लास्टिक का काम कर रहा है, हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट है, और वहां पर ये क्या है डिग्रेडेबल भी है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री में हम ये कोशिश करेंगे जो भी हम केमिकल प्रोडक्ट बनाएं वो डिग्रेडेबल होना चाहिए। अब देखिए, 11th प्रिंसिपल में क्या दे रखा है, 11th प्रिंसिपल दे रखा है रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अब इसका क्या मीनिंग है देख लेते हैं। एनालिटिकल मेथडोलॉजीज नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड। तो जो आपकी मेथडोलॉजीज है एनालिटिकल, उसको आपको डेवलप करना है फर्दर, मतलब और उसको बेहतर बनाना है। क्यों बेहतर बनाना है? टू अलाउ फॉर रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग। अब यहां पर मेन चीज क्या है, इसको मैं आगे पढ़ देता हूं। एंड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस। अब इसकी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। ये कह रहा है कि जो आपके एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, एनालिटिकल मेथडोलॉजीज है, उसको आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूव क्यों करना है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन लगा रखी है,
अब रिएक्शन हो रही है, आपने देखा होगा कई रिएक्शन बहुत लंबी चलती है, कई टाइम तक चलती है, काफ़ी घंटों तक रिएक्शन लगानी पड़ती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं रहता है कि भाई कितनी देर बाद प्रोडक्ट बनेगा, कितनी देर बाद नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लंबा चलने देते हैं। उससे दो चीज़ होती है, एक तो हमारा जो एनर्जी है वो लॉस होता है, मतलब अननेसेसरी हम हीट कर रहे हैं तो उससे एनर्जी का लॉस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जितनी भी साइड रिएक्शन है या जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या जो वेस्ट है, मैक्सिमम कारण क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक रिएक्शन चला देते हैं तो वहां पर जो साइड रिएक्शन है वो भी होने लग जाती है, और उससे जो वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अगर हम टेक्निक को इम्प्रूव करें, मेथडोलॉजीज को इम्प्रूव करें कि रियल टाइम का मतलब ये है कि जब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए तो आपको पता चल जाए, और वहां पर आप क्या करो, रिएक्शन को स्टॉप कर दो, ताकि इन प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल कर ले, एंड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस। और जो हैजार्डियस सब्सटेंस है उनके बनने से पहले ही आप रिएक्शन को क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। मतलब आपका जब डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद आप रिएक्शन को रोक दो और डिजायर्ड प्रोडक्ट को आप सेपरेट कर लो, क्योंकि अगर रिएक्शन लंबी चलती रहेगी तो आपके हैजार्डियस प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर आपके मेन चीज क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन को आपको उतने समय तक ही चलाना है जब तक आपका प्रोडक्ट बन जाए, और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाए वैसे आप क्या करो, रिएक्शन को स्टॉप कर दो। तो ये सिंपल सा 11th प्रिंसिपल है। अब देखिए 12th और लास्ट प्रिंसिपल क्या दे रखा है, इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है, सब्सटेंसेज एंड द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर केमिकल एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग रिलीजेस, एक्सप्लोजन्स एंड फायर। यहाँ पर इसका मेन जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है, वो ये है कि जो आप केमिकल्स काम में ले रहे हैं वो आपको इस अकॉर्डिंग लेने कि जो एक्सीडेंट है उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो केमिकल्स हैं वो एक्सप्लोजिव नहीं होनी चाहिए या बहुत जल्दी आग नहीं पकड़नी चाहिए। इसका कारण ये है कि जो हिस्ट्री है वहां पर हमने काफ़ी ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स देख रखे हैं जहां पर केमिकल्स की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी जाने भी गई हैं। तो यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री ये कहती है कि आप जो केमिकल्स काम में ले रहे हैं वो इस हिसाब से लें कि जो वहां पर जो मैन वर्क काम कर रहा है, जैसे कोई इंडस्ट्री है वहां पर जो मैन वर्क काम कर रहा है उनके लिए या एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर वो सिटी पूछ सकता है कि इंडिया के कौन सी सिटी में जो है वो गैस ट्रेजेडी हुई है। ईयर मैंने आपको बता रखा है 1984, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी केमिकल की वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी, और मेन रीजन ये था कि जो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक थी, और उसकी वजह से फिर जो है ये पूरी ट्रेजेडी हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, और कब हुई, 1984 में, और कहाँ पर हुई, भोपाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और दे रखा है जो क्वेश्चन में शीट में अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। सुयाहागो रिवर इन ओहो ओवरलोडेड विथ केमिकल पॉल्यूटेंट्स कॉट फायर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो शीट में है वो क्या है कि उसने ये डिटेल दे रखी है कि भाई ये नदी है, ये जगह है, और वहां पर वो केमिकल से ओवरलोडेड है। तो वहां पर हुआ क्या था, तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, कॉट फायर मतलब आग लग गई थी, और ये कब की घटना है, 1960। तो ये दो घटनाएं दे रखी हैं या दो इंसिडेंट दे रखे हैं, जिससे यहाँ पर 12th प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई केमिकल एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हालांकि रिलेटेड ही है लेकिन इतना क्योंकि वो एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, मिनामाटा डिजीज जो है आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। मिनामाटा डिजीज जो है जापान में हुई थी, और मिनामाटा डिजीज जो है वहां पर क्या है, जापान के लोग जब मछलियां खाते थे तो मछलियों के द्वारा उनके जो बॉडी है उसमें क्या हो गया, मरकरी एक्यूमुलेट हो गया। तो आपको ध्यान रखना, मिनामाटा डिजीज जो है जापान में हुई थी, मिनामाटा में, और मछलियों को खाने की वजह से हुई थी, और जो मेन केमिकल रेस्पॉन्सिबल था वो था मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी। तो ये जो है मिथाइल मरकरी जो है बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से केमिकल की वजह से जो है मिनामाटा डिजीज हुई थी। तो वहां पर केवल मरकरी आपको ध्यान नहीं रखना है, मिथाइल मरकरी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके 12 प्रिंसिपल जो हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे। जो ग्रीन केमिस्ट्री के एग्जाम्पल हैं या जो आपके प्रिंसिपल है वहीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके सिलेबस में ग्रीन आपके सिंथेसिस और ग्रीन आपके जो
रिएजेंट्स हैं वो दे रखे हैं, तो इसके लिए हम 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे। और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो जो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम वही शुरू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।